गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का बितान भाग 1 का पहला चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आप लोगों को लेखक परिचय कुमार गंधर्व के बारे में बताया, जिनका जन्म सन 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगाम जिले के सुलेभावी नामक गाँव में हुआ और मूल नाम उनका शिवपुत्र शाढ़ीदा रमैया कामकली। आप लोगों को हमने बताया था कि यह जो पुस्तक है बितान, इससे आपको 10 नंबर का प्रश्न आता है और वह 10 नंबर MCQ हो गया पिछले साल से। पहले 12 नंबर का प्रश्न आता था, 4-4 नंबर के 3 प्रश्न आते थे, लेकिन अब 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के और सब MCQ के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद व्याख्या हुआ था। लता मंगेशकर के बारे में लेखक ने बताया कि वो बीमार था और एक दिन अचानक रेडियो खोला तो उसमें एक बहुत ही अद्भुत स्वर में गीत आ रहा था और जब वह गीत समाप्त हुआ तो लेखिका गायिका का नाम पता चला, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। 3 बहनें, लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, तीनों ही गायकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध रही, लेकिन जितना ख्याति लता मंगेशकर को मिला उतना ख्याति उन दोनों बहनों को नहीं मिला। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत 2 प्रकार के संगीत होते हैं। शास्त्रीय संगीत को सुनने के लिए, समझने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे का, 3 से 3.5 घंटे का समय चाहिए और चित्रपट संगीत का रसास्वादन करने के लिए आपको 3 से 3.5 मिनट में ही गाना खत्म हो जाता है। लता मंगेशकर से पहले चित्रपट संगीत नूरजहां काफ़ी फेमस थी, लेकिन लता मंगेशकर के आने के बाद बहुत जल्द ही लता मंगेशकर फेमस हो गई, नूरजहां को लोग भूल गए। लता मंगेशकर का ये देन है कि लोग संगीत को गुनगुनाने लगे, संगीत को समझने लगे, संगीत में रुचि लेने लगे, क्योंकि शास्त्रीय संगीत सबके बस की बात नहीं थी सुनना, क्योंकि उसको सुनने के लिए 3 से 3.5 घंटे का समय चाहिए था। अब जिसके पास इतना समय नहीं हो तो वो साधारण व्यक्ति नहीं सुनता था, वो राजा महाराजा लोग ही सुनते थे, दरबारी लोग ही सुनते थे। तो सभी लोग शास्त्रीय संगीत के बारे में जानते ही नहीं थे, उसका ककहरा भी नहीं जानते थे। लेकिन चित्रपट संगीत सभी गुनगुनाते हैं, सबको स्वर का पता हो गया, धुन का पता हो गया। और इसका श्रेय लता मंगेशकर को ही जाता है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ध्वनि मुद्रिका यानी स्वर लिपि। सामान्य गायक को अगर सुनाया जाए शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, वो चित्रपट संगीत ही पसंद करेगा।
गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। शास्त्रीय संगीत में जो गाया जाता है, राग भैरवी, राग कपाली, राग पताली, राग अलग अलग से राग होते थे, राग मेघदूत, मतलब कहा जाता था कि उस गाना गाते गाते बारिश हो जाती थी, गाने से आग लग जाता था। वो राग और धुन समझने में कि सबकी क्षमता ही नहीं थी। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या राग त्रिताल है। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है। एक साधारण व्यक्ति को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो राग मालकोस है, त्रिताल है, राग भैरवी है, राग पाताल है, क्या है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। एक साधारण श्रोता को चाहिए कि उसको संगीत ऐसा मिले जो उसको मस्त कर दे, मुग्ध कर दे, तनाव से दूर कर दे। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। गानपन यानी गाने से मिलने वाला आनंद या रस या मस्ती। तो जिस प्रकार मनुष्य में कहते हैं मनुष्यता है, इसके अंदर दया है, करुणा है, तो हम सब मनुष्य महान कहलाता है। उसी प्रकार गाना में भी अगर मस्ती ना हो, लोगों को प्रसन्न करने की क्षमता ना हो, तो वह गानपन नहीं कहलाता है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। कोई भी गाना, चाहे लता मंगेशकर का करुण रस ले लीजिए, श्रृंगार रस ले लीजिए, वीर रस ले लीजिए, हर एक गाना में आपको गानपन मिलेगा, यानी आनंद का अनुभव होगा, आनंद अनुभूति होगी। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता इतनी लोकप्रिय हुई तो इसका मुख्य कारण उनका गानपन यह है, गाने में आनंद पैदा करना। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। पार्श्व गायिका किसे कहते हैं? जो पर्दे के पीछे से ये लोग गाते हैं, पर्दे पे इनका चित्र नहीं दिखाया जाता है, पर्दे के पीछे ही रहते हैं, इनका पीछे से ही स्वर आता है, मेन फ्रंट पर इनका चित्र आता भी नहीं है, सब पार्श्व गायिका कहते हैं। तो इनसे पहले नूरजहां थी, वो भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। नूरजहां के गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। उत्तान यानी ऊंची तान, काफी खींच करके ले जाती थी। वही उसके गाने की निर्मलता, उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता थे। जो नूरजहां थी काफी ऊंचे आवाज में गाती थी तो कर्कश ध्वनि लगती थी, और लता मंगेशकर मध्यम आवाज में गाती थी जो कोमल और सुरीला लगता था। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन के निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना किया नहीं।
दिग्दर्शक यानी कि पथ प्रदर्शक, निर्देशक जिसको बोलते हैं, म्यूजिशियन, संगीत निर्देशक जो थे, जितना लता मंगेशकर के स्वर का इस्तेमाल करना चाहिए था, उपयोग करना चाहिए था, उतना वो कर नहीं पाए उनका। वो चाहते तो और भी अच्छा गीत गवाते लता मंगेशकर से, लेकिन उतना उपयोग वो नहीं कर पाए। मैं स्वयं संगीत निर्देशक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। पता है, अगर मैं संगीत निर्देशक होता तो लता मंगेशकर को एकदम कठिन से कठिन राग में गवाता, ऐसा मैं कहता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नाद में उच्चार। नाद में उच्चार होता है गूंज भरा उच्चारण। जो गूंज भरा उच्चारण से क्या तात्पर्य होता है कि जब दो शब्द हम एक साथ मिलाते हैं तो अब उच्चार इस प्रकार से होता है कि दोनों शब्द एक से लगने लगते हैं, उन दोनों शब्दों में अंतर नहीं हो पाता है, उसको नाद में उच्चार कहते हैं। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। जो स्वरों का आलाप रहते आ करते ना, तो वो आलाप दो शब्दों को इस प्रकार से भर देता है कि मानो कि दोनों शब्द एक ही हो जाते हैं। बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। ऐसा बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक ही हो बैठी है। परंतु लता ने वैसा किया अत्यंत सहज और स्वाभाविक ढंग से। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। लोग कहते हैं कि लता मंगेशकर करुण रस को विशेष प्रभावशाली ढंग से गा सकती थी, जिस प्रकार से उनका स्वर था, लेकिन लेखक कहता है ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। लेखक कहता है कि लोग कहते हैं कि लता करुण रस की ही मुख्य रूप से गायिका है, लेकिन लेखक कहता नहीं, लेखिका ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। ये लय तीन प्रकार के होते हैं, विलंबित लय, मध्यम लय और द्रुत लय। विलंबित लय, मध्यम लय और द्रुत लय, ये तीन प्रकार के लय होते हैं। तो लता मंगेशकर मध्यम हारमोनियम जैसे बजता होगा तो आप देखते होंगे उसमें तीन जगह से बजाते हैं लोग। तो अक्सर जो लेडीज गायिका होती हैं वो विलंबित लय पर ही गाती हैं। विलंबित लय यानी धीमे स्वर में। और जो ये साधारण संगीत गाने वाले जेंट्स लोग होते हैं जो फिल्मी गाना गाते हैं या लोकगीत गाते हैं, वो मध्यम लय पर गाते हैं। और जो ये बिरहा उरहा गाने वाले लोग होते हैं वो द्रुत लय पर गाते हैं या तीव्र आवाज में गाते हैं। उनके लिए हारमोनियम में तीसरा स्टेप द्रुत लय का प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं कि लता मंगेशकर ने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्यम या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। जब द्रुत लय आ जाता है तो लोग एकदम से उत्साहित हो जाते हैं
उत्साह से भर जाते हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। किस में रहता है? ऊंची पट्टी में, यानी द्रुत लय में होता है। काफी खींच करके गाती हैं। अब लेखक कहता है कि अब इसमें लता की गलती है या जो संगीत निर्देशक हैं उनकी गलती है। गाने में संगीत निर्देशक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी पर में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लवाते हैं। द्रुत लय में ही लता मंगेशकर गाते हैं और उसे काफ़ी उन्हें तेज आवाज़ में ऊंचे स्वर में गाना पड़ता है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। अतः भाई शास्त्रीय संगीत में लता मंगेशकर का स्थान कौन सा है? चित्रपट संगीत में तो चलिए नंबर 1 है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में कौन सा स्थान है? तो लेखक कहता है मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। कि भाई शास्त्रीय संगीत अलग है, चित्रपट संगीत अलग है, तो शास्त्रीय संगीत में इनको स्थान कैसे दिया जा सकता है? जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का अस्थायी भाव है, वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। कहते हैं कि जहां गंभीरता और अस्थायित्व शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुण है, वहीं जलद लय तेज लय, चपलता, चुलबुलापन, मस्ती भरा चित्रपट संगीत का मुख्य गुण है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। देखिए, चित्रपट संगीत का जो ताल होता है वो प्राथमिक अवस्था मतलब सीखना जो शुरू करते हैं उसको प्राथमिक कहते हैं ना, वो अवस्था जिसमें अभी हम सीखना शुरू करते हैं। और शास्त्रीय संगीत का जो स्वर है वो परिष्कृत यानी शुद्ध, छना हुआ, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। प्राथमिक अवस्था में तो भाई हम जब सीखना स्टार्ट करते हैं तो गलतियां होती रहती हैं, उसमें कई गलती रहती है, गलतियों को अनदेखा भी किया जाता है, सिखाया जाता है। परंतु शास्त्रीय संगीत में गलती का कोई स्थान नहीं है, वो एकदम शुद्ध रूप में होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है। इसमें आधे अधूरे स्वर से भी गाया जा सकता है, ताल से गाया जा सकता है। यहां गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। चित्रपट संगीत में गीत और आघात में चोट, आघात में इसके तहत चोट, कितना तेज बाजा बज रहा है। देखिए आज डीजे जितना तेज बजता है लोग उतने उसमें झूमते हैं, जितना तेज बजेगा उतना लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा संगीत है। ये चित्रपट संगीत की विशेषता है। शास्त्रीय संगीत में अस्थायित्व था, गंभीरता था। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। लोच यानी स्वरों का बारीक मनोरंजन प्रयोग। यद्यपि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, पर वह लता के पास निसंशय है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है।
ऐसा मैं मानता हूँ। क्या लता का किसी भी संगीत गायक को शास्त्रीय संगीत की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो चित्रपट संगीत का गायक हो चाहे शास्त्रीय संगीत का हो। लेकिन लता मंगेशकर के पास इसकी जानकारी थी या नहीं, इसमें संशय है। क्योंकि 3-3.5 मिनट का चाहे चित्रपट संगीत हो या 3-3.5 घंटे का शास्त्रीय संगीत हो, दोनों का मूल उद्देश्य मनोरंजन करना ही है। चलिए, अब आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं इसका अगला भाग, तीसरा भाग जल्द ही लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।